हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना आगे का डिस्कशन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस। ये टाइटल्स में पता चल रहा है कि जो टाइम पीरियड है इसको एक एज की तरह बताया है। ये हमारा 18 ईयर्स का टाइम पीरियड है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। एज कंजर्वेटिव रेजाइम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe। तो इसमें बता रहे हैं कि जैसे जैसे कंजर्वेटिव जो पीपल थे, उनके इंस्टीट्यूशंस थे, वो अपनी पावर को बढ़ाकर उसको सेटल करके जमाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी पावर को इंटीग्रेट कर कर लिबरलिस्ट जो लोग थे उन पर लागू कर रहे थे, और पूरे फ्रांस भी कर रहे थे। यहाँ तक कि उनका जो टेरिटरी थी वो यूरोप में फैल चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो वही बताया गया है कि फिर जो लिबरलिस्ट और नेशनलिज्म आइडियाज़ वाले लोग थे वो रिवॉल्यूशंस कर रहे थे, और इस वजह से ताकि वो कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट थोड़ा उभर कर आ सके। तो उसमें बताया हुआ है किस किस रीजन्स में ज़्यादा हमारे रिवॉल्यूशंस हुए। तो रीजन्स का नाम दिया गया है जैसे इटली में, जर्मन की कुछ स्टेट्स में, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड। तो ये सब जगह के नाम हैं जहाँ पर ज़्यादा रिवॉल्यूशंस हो रहे थे। दीज रिवॉल्यूशंस, तो आगे पढ़ते हैं हम। दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट, अमंग whom were professors, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। तो उसमें बताया है कि इन रिवॉल्यूशंस को जो लीड कर रहा था, यानी इनका जो लीडर था, मेनली जो इनके लीडर थे वो लिबरल और नेशनलिस्ट लोग थे। तो हमें पता ही है, जो बिलोंग करते थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के एलीट लोग, और जिसमें प्रोफेसर्स आते थे कॉलेजेस के और हमारे यूनिवर्सिटीज़ के, और स्कूल के टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, और जो मेंबर्स थे कमर्शियल मिडिल क्लास के, वो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और पार्टिसिपेट कर रहे थे। मेनली ये बताया गया इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं। द फर्स्ट अपील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो फर्स्ट अपील मतलब जो पहला रिवॉल्यूशन मेनली हुआ, जो सिग्निफिकेंस उसका हमें देखने में आया, वो फ्रांस में हुआ जुलाई में 1830 में। तो ये फेमस है। The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries, installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। तो इसमें बता रहे हैं कि जो बॉर्बन फैमिली आ गई थी फिर से एग्जिस्टेंस में, रूल में। जो बॉर्बन के किंग्स थे वो पावर में आ गए थे कंजर्वेटिव के रेजिम्स में, जब कंजर्वेटिव्स ने दोबारा कब्जा कर लिया था 1815 के बाद। 1815 में याद है वियना पीस सेटलमेंट हुआ था, तो उसके बाद से कंजर्वेटिव्स आ गए थे, लेकिन उनको फिर से ओवरथ्रोन कर दिया गया लिबरल रिवोल्यूशनरीज द्वारा। लिबरल रिवोल्यूशनरीज द्वारा उनको फिर से ओवरथ्रोन कर दिया गया लिबरल रिवोल्यूशनरीज द्वारा, जिन्होंने इंस्टॉल किया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने इंस्टॉल किया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की फॉर्म। लुइस फिलिप एक मोनार्क थे उनके साथ में, जिनको उन्होंने हेड बनाया इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। तो ये बताया गया है। अभी जो आगे हम फ्रेज पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है एग्जाम्स में, पूछ लेते हैं कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये एक स्टेटमेंट है जो मेटरनिच ने बोला था। जो हमारे मेटरनिच थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं पहले। तो मेटरनिच ने ये स्टेटमेंट बोला था। ये पूछ लेते हैं कि व्हेन, ये किसने बोला था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो इसमें बता रहे हैं जो मतलब इसका मीनिंग जो निकल के आता है, जिसका अर्थ निकल के आता है, वो यही है, जब फ्रांस में कोई चीज़ होती है तो उसका इफ़ेक्ट जो है पूरे यूरोप पर पड़ता है। तो इस तरह से बताया गया है। अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो यही पता चलेगा कि जब फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। लेकिन इसका जो इंडिकेशन है वो यही था कि अगर फ्रांस में कोई चेंज हो रहा है तो उसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो पूरे यूरोप पर आएगा। तो जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। तो ये जो जुलाई रिवॉल्यूशन बोलते हैं इसे, जो 1830 में फर्स्ट अपील हुई थी,
उसमें काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशंस हुए थे। तो इसमें वही बता रहे हैं कि इससे क्या हुआ, इन्होंने एक चिंगारी लगा दी ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स बेल्जियम की, जो कि बेल्जियम के अंदर में आता है। इससे क्या हुआ, बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। उसने भी खुद की अलग फ्रीडम की मांग करी वहाँ से। तो इस तरह से यही बताया गया है कि स्टेटमेंट्स का आगे एक तरह से एग्जांपल दिया हुआ है कि जुलाई रिवॉल्यूशन की वजह से ब्रुसेल्स में एक अपराइजिंग हुई, जिससे ब्रुसेल्स अभी हमें जो प्रेजेंट डेट में है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, बेल्जियम एक अलग कंट्री, तो वही बताया हुआ है। तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग हो गए और एक नई कंट्री बना ली, तो वही बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। तो एक इवेंट हुआ था जिसका नेम है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को लोगों के अंदर जगाया, और स्पेशली यहाँ पर बात की है एजुकेटेड एलिट्स जो यूरोप में रहते थे, उन सब की बात की गई यहाँ पे। तो ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। तो ग्रीस जो कंट्री है वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक विच बिगेन इन 1821। तो जो ये रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पूरे यूरोप में देखने में आ रहा था, उसने ग्रीस के लोगों में भी एक स्पार्क जगाया और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए 1821 में शुरू हो गए। नेशनलिस्ट इन ग्रीस got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture। तो जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, जो इसमें पार्ट ले रहे थे, उनको सपोर्ट मिला बाहर से भी। बाहर के जो ग्रीक्स लोग थे, जिनको एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला, या जिनको सज़ा के तौर पे बाहर भेज दिया गया था दूसरे देश में, तो उन सबको भी, उन सब का सपोर्ट मिला जो ग्रीस के अंदर नेशनलिस्ट थे उनको। और साथ में उन्हें वेस्ट यूरोपियंस का भी सपोर्ट मिला, जो वेस्ट यूरोपियंस थे क्योंकि वेस्ट यूरोपियंस को सिंपैथीज थी एंशिएंट ग्रीक कल्चर के प्रति। तो ग्रीक कल्चर के प्रति उन्हें सिंपैथी थी, वो उसको बचाना चाहते थे। तो पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो जो पोएट्स थे और आर्टिस्ट थे, उन्होंने, लॉडेड का मीनिंग होता है उन्होंने प्रेज़ किया, यानी तारीफ़ की ग्रीस की एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्योंकि वो क्रेडल था यूरोपियन सिविलाइजेशन का। क्रेडल मतलब होता है हमारा किसी चीज़ का जहाँ पे ओरिजिन होता है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन जो थी उसका ओरिजिन मेनली ग्रीस में ही हुआ था, तो इसलिए उसकी प्रेज़ की गई पोएट्स एंड आर्टिस्ट द्वारा। और पोएट्स एंड आर्टिस्ट ने मोबिलाइज किया पब्लिक ओपिनियन को कि वो सपोर्ट करें स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। तो उन्होंने पब्लिक को मनाया, उनको, उनके ओपिनियन को मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट करने की कोशिश की पोएट्स और आर्टिस्ट ने। तो हर कंट्री अलग अलग किंगडम्स के अंडर में थी, तो यहाँ पर ग्रीस मुस्लिम के अंडर में थी, तो इसलिए वो मुस्लिम के अगेंस्ट लड़ रहे थे। पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। तो इंग्लिश के पोएट थे, लॉर्ड बायरन उनका नेम है। तो उन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज किए, और फंड्स मतलब मनी ऑर्गेनाइज की वॉर के लिए, और वो फिर खुद ही वॉर में चले गए लड़ने के लिए, जहाँ पर वो मर गए फीवर की वजह से 1824 में। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और बाद में एक ट्रीटी साइन हुई, उसका नाम है द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 में साइन हुई। तो इससे क्या हुआ, ग्रीस जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में बन गया। इसका आप ये ज़रूर याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉर्स और जो टेरिटरी का एक्सपेंशन होता है उससे ही नेशनलिज्म आया। कल्चर ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में, और आर्ट और पोएट्री ने, स्टोरीज़ ने, म्यूज़िक ने एक्सप्रेस करने में हेल्प की, और शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स को शेप करने में।
मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है हर बार वॉर से ही सब कुछ होता है, उसमें बाकी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं, कि कल्चर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और नेशन का आइडिया देने में, और आर्ट और पोएट्री भी हमेशा यूज़फुल रहती हैं, जो हमेशा हेल्प करती हैं एक्सप्रेस करने में और शेप करने में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच sought टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो रोमांटिसिज्म एक कल्चर मूवमेंट है जिसके बारे में बताएंगे, जिसका मेन एम यही था कि वो डेवलप करे पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को ग्रो करने के लिए, उसमें उनके अंदर उसको पैदा करने के लिए रोमांटिसिज्म नाम का एक कल्चर मूवमेंट चलाया गया। तो देखते हैं हम नेक्स्ट लाइन हमारी, रोमांटिक आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो ये बताएं, जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे और पोएट्स होते थे वो क्रिटिसाइज़ करते थे जो रीज़न और साइंस की ग्लोरिफिकेशन को। मतलब इसका यही कहना चाह रहे हैं कि वो इस पॉलिटिकल सिचुएशंस को क्रिटिसाइज़ करते थे, जो ये पॉलिटिक्स होती है वो उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। उनका जो मेन सपोर्ट था वो था, जो उनका मेन फोकस था वो था इमोशंस पर और इंट्यूशन पर और मिस्टिकल फीलिंग्स पर। कहने का मतलब वही है, वो भावनाओं पर ज़्यादा विश्वास रखते थे, ना कि रीज़न और साइंस पर। तो उनके लिए भावनाएं ज़्यादा मैटर करती थी। ये तो हम सब जानते हैं कि आर्टिस्ट जो हैं वो फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अलग तरह से फील करते हैं और रीज़न और फैक्ट्स में ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हैं। तो उनका मेन एम ही होता है कि वो इमोशंस के थ्रू कुछ नया आर्ट क्रिएट करें। इंट्यूशन मतलब होता है हमारे अंतर्मन, जो खुद से आता है अंदर से निकल कर, उस तरह से। मिस्टिकल फीलिंग्स जैसे कुछ जादू या जैसे गॉड से रिलेटेड फीलिंग्स, इस तरह से। और इमोशंस, देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। तो उनका जो एफर्ट मेनली था वो चाहते थे एक ऐसी सेंस क्रिएट करना कि सब एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज को बिलोंग करें, कि सब एक कॉमन कल्चर पास्ट को बिलीव करें और उस पर अमल करके देश का निर्माण करें, कि वही देश के बेसिस का निर्माण करें। मेनली वो कल्चरिज्म को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो यही बताया जाता है इसमें। जो हमारे अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन फिलोसोफर जोहन गॉटफ्राइड हर्डर हैं, उनका ये टाइम पीरियड है उनका बर्थ से डेथ तक का। वो क्लेम करते थे कि ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो अभी डिस्कवर करना बाकी है कॉमन पीपल में। उस ट्रू जर्मन कल्चर का नेम है डास वॉल्क। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। तो कहते हैं कि ये फोक सॉन्ग्स के द्वारा, यानी जो हमारी रीति रिवाज वाले जो गाने होते हैं पुराने, जो हमारे सॉन्ग्स होते हैं, उनकी जो पोएट्री होती है, कथाएं होती हैं हमारी, और फोक जो डांसेस होते हैं, उनके थ्रू एक ट्रू स्पिरिट आएगी लोगों में नेशन की। नेशन का यहाँ पर ये शायद ये जर्मन में है, वोक्सगिस्ट वॉज पॉपुलराइज्ड। तो इस तरह से पॉपुलर हो सकता है वो। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो उनके अकॉर्डिंग इन सब हमारे कलेक्शंस और रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करके लोगों के बीच डालने से, लोगों के बीच लाने से उनमें एक नेशन बिल्डिंग की फीलिंग आएंगी और वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में, और ये एक एसेंशियल पार्ट है उसका। तो ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द एम्फेसिस ऑन वर्नैकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज नॉट just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसीलिए था कि लोकल फोकलोर को जो हम उसका जो कलेक्शन कर रहे हैं कि उससे सिर्फ एंशियंट जो नेशनल स्पिरिट है, जो हमारा कल्चर है, वही वापस आएगा, बल्कि साथ साथ जो हमारा मॉडर्न नेशनलिस्ट का आइडिया है, जो मैसेज है, वो लार्ज ऑडियंस तक जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है और वो खुद को कल्चर से जोड़कर ज़्यादा रखती है
तो ज़्यादा एम्फेसिस वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज जो उस वहाँ की है और ज़्यादा फेमस लैंग्वेज है उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलते हैं किसी कंट्री की। तो वही बताया हुआ इसमें कि मैसेजेस जो हैं वो लार्ज ऑडियंस तक तभी पहुँच सकते हैं जब वो उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, तभी वो खुद को उससे रिलेट करके नेशनलिज्म आइडिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। तो ये स्पेशली केस ऑफ पोलैंड में था, पोलैंड में यही केस आ रहा था। विच हैड बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो पोलैंड को पार्टीशन में कर दिया गया था इन 3 ग्रेट पावर्स ने, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने उसके पार्टीशंस कर दिए थे 18th सेंचुरी के एंड तक, वो बताया हुआ है। Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. ये बताने की यहाँ तक कि जो पोलैंड था वो अब नेशन की तरह एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह नहीं था, लेकिन फिर भी जो नेशनल फीलिंग्स थी वो अभी लोगों के अंदर मन में प्रेजेंट थी और ज़िंदा थी, अलाइव थी थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। म्यूज़िक यानी कि फोकलोर्स, फोक सॉन्ग्स के थ्रू और वर्नाकुलर लैंग्वेज के थ्रू अभी भी ज़िंदा थी। जो हमारे कैरोल कुरपिन-सिंह की फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपराज एंड म्यूज़िक। कैरोल कुरपिन-सिंह की एक म्यूजिशियन है जो ओपरा का जो म्यूज़िक होता है उसमें पार्ट लेते हैं और वो ओपरा गाते हैं। तो उन्होंने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल को ओपरा के थ्रू और म्यूज़िक के थ्रू, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनेस एंड मजूरुका इनटू नेशनल सिंबल। तो ये पोलैंड के फोक डांसेस होंगे पोलोनेस और मजूरुका, जो उन्होंने नेशनलिस्ट सिंबल्स की तरह यूज़ किए जिससे लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग बनी रहे। तो एक एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है ये कैरोल कुरपिन-सिंह का। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो लैंग्वेज का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को ग्रो करने में, उनको डेवलप करने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स। तो रशियन ऑक्यूपेशन के बाद मतलब जब रशिया ने कब्ज़ा कर लिया था पोलैंड पे, तो पोलिश लैंग्वेज को स्कूल से बाहर निकाल दिया, यानी स्कूल्स में पोलिश नहीं रशियन लैंग्वेज को पढ़ाने लगा, उसको इम्पोज कर दिया गया सब पे। तो ऐसा हम होता ही है जनरली, रशिया की जो लैंग्वेज है उसको इम्पोज कर दिया गया और उनकी नेशनल लैंग्वेज यानी पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया। 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। तो 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ रशियंस के अगेंस्ट, रशियन रूल्स के अगेंस्ट, जो अल्टीमेटली क्रश कर दिया गया रशियंस द्वारा। तो एक रिबेलियन यानी कि रिवोल्यूशन हुआ 1831 में रशियंस के अगेंस्ट पोलैंड में। तो अब पोलैंड की स्टोरी पढ़ रहे हैं हम, तो वही देखते हैं। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो उस फॉलोइंग दिस मतलब उसके बाद, इस वाले जो इंसिडेंट के बाद 1831 वाले बहुत से मेंबर्स जो थे क्लर्जी वाले पोलैंड में, उन्होंने लैंग्वेज को एक वेपन की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया एज अ नेशनल रेजिस्टेंस, कि वो रेजिस्टेंस करने लगे रशियंस के खिलाफ लैंग्वेज के थ्रू, और लैंग्वेज को अपना वेपन यूज़ करने लगे। पोलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो हमारी जो पोलिश लैंग्वेज थी वो यूज़ होती थी चर्च गैदरिंग्स में, और जो बाकी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे वो सब के सब पोलिश लैंग्वेज में दिए जाते थे। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़ एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन। तो इसका जो रिज़ल्ट अफेक्ट आया उन लोगों पर वो ये हुआ कि एक लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट को यानी पुजारियों को और संतों को वगैरह को सबको जेल में डाल दिया गया, और बाकी सबको कुछ को जेल में डाल दिया गया और कुछ को साइबेरिया भेज दिया गया रशियन अथॉरिटीज़ द्वारा एज अ पनिशमेंट। उनके लिए पनिशमेंट थी कि उनको वहाँ से निकाल कर साइबेरिया में भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर रहे थे कि वो रशियन लैंग्वेज में प्रीच नहीं करेंगे, वो पोलिश में ही प्रीच करेंगे। तो अगर कोई रेजिस्टेंस करता है तो हम जानते ही हैं जो रूलर्स होते हैं वो उनको दबाने की कोशिश पूरी करते हैं, उनको रिप्रेसिव मेजर्स लगाते हैं। तो उन्हीं रिप्रेसिव मेजर्स में ये था कि उनको साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि वो रिफ्यूज़ कर रहे थे रशियन में प्रीच करने के लिए। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो जो पोलिश लैंग्वेज का यूज़ था वो उसका जो इफेक्ट देखने में आया वो ऐसा देखने में आया कि उसको एक सिंबल की तरह देखने लगे सब लोग
रशियंस के अगेंस्ट स्ट्रगल करने में। तो पोलिश लैंग्वेज का यूज़ काफ़ी हेल्पफुल रहा उनके लिए। अभी नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं ये 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉर्ड। हंगर मतलब भूखमरी या भूख होती है, हार्डशिप उनकी जो स्ट्रगल्स और उन्होंने जो जुल्म वगैरह सहे वो सब, और पॉपुलर रिवॉर्ड क्या हुए। तो इसमें यही बताया गया नेक्स्ट पैराग्राफ में। चलिए पढ़ते हैं। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो जो 1830s का टाइम पीरियड था वो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का टाइम था यूरोप में। इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी और काफ़ी ख़राब चल रही थी। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over Europe। तो जो फर्स्ट हाफ था 19th century का, 19th century का फर्स्ट हाफ मतलब 1800 के आसपास का टाइम बता रहे हैं, 1800 के आसपास का। हमेशा हम एक सेंचुरी आगे बोल के चलते हैं, जैसे अब 2020 चल रहा है तो अब इसको हम 21st सेंचुरी बोलते हैं। तो इसी तरह से ये 1830 स्टार्टिंग का टाइम है। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स दैन एम्प्लॉयमेंट। लाइन्स में बता रहे हैं कि बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसा था कि जॉब को लेने वाले लोग ज़्यादा थे लेकिन इतनी जॉब्स नहीं थी, उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। तो जो पॉपुलेशन थी, लोग थे, वो रूरल एरियाज से सिटीज़ में जा रहे थे अर्निंग के लिए, लेकिन वहाँ पर सिटीज़ जो हो गई वो ओवर क्राउडेड हो गई, इसलिए उन्हें स्लम्स में रहने पड़ा। जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं रोड्स के किनारे, स्लम्स उन्हें कह देते हैं। तो उनकी बात करें, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वहाँ के टाउन्स के, उनको ऑफन मतलब यूजुअली उनको फेस करने पड़ता था कंपटीशन। स्टिफ कंपटीशन मतलब हार्ड कंपटीशन था काफ़ी। कहाँ से कंपटीशन मिलता था उनको कंपटीशन मिलता था इंपोर्ट से। जो इंपोर्ट्स आते थे इंग्लैंड से, तो चीप होते थे, थोड़े मशीन गुड्स थे, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो हैंडमेड गुड्स ज़्यादा बनाते थे, तो इसलिए उनको अपनी मेहनताना लेना वाजिब भी लगता था, इसलिए वो ज़्यादा मेहनताना लेते थे, मतलब डेली वेज। तो वो थोड़े महंगे पड़ते थे वहाँ के लोगों को, तो इसलिए वो चीप मशीन गुड्स को प्रीफर करते थे जो इंग्लैंड से आते थे। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। वही बताने कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा एडवांस थी बाकी किसी भी कॉन्टिनेंट से। ये तो हम जानते हैं, ब्रिटिश लोग जो इंग्लैंड में रहते थे वो शुरू में सबसे ज़्यादा उन्होंने ही राज किया लोगों पे, क्योंकि वो एडवांस थे। तो एडवांस होने से उनको राज करने में आसानी रही और वो काफ़ी रिच लोग थे, यही बताया हुआ है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized। तो ये स्पेशली जहाँ पे हो रहा था, ये जो कंडीशन हो रही थी कि स्टिफ कंपटीशन की, वो स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो रही थी, जो मेनली होम्स में कैरी होते थे, जो लोग लेडीज़ वगैरह भी हेल्प करती थी उसमें घर की, और स्मॉल वर्कशॉप्स जो होती थी वो जो सिर्फ पार्टली मैकेनाइज्ड होती थी, उसमें सिर्फ थोड़ी बहुत कुछ मशीनें होती थी, उनको ज़्यादा ये फेस करना पड़ता था। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations। तो उन रीजन्स में जहाँ यूरोप में जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी क्लास जो थी, हायर क्लास थी अपर स्टेट्स की, वो अभी भी पावर एंजॉय कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो पीजेंट्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनके ऊपर बर्डन था फ्यूडल ड्यूज़ का। फ्यूडल ड्यूज़ हमने देखा था पहले भी। फ्यूडल ड्यूज़ वो था जो वो उनको अपने ऊपर वाले ऑफिशियल्स को और लैंडलॉर्ड को पे करना होता था, डेप्ट। तो वही डेप्ट की बात है, जो ड्यूज़ रह गए थे बाकी उनको पे करने थे, और जो ओब्लिगेशंस के अंदर वो बंधे हुए थे, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे, सर्फटम वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें वो लैंड के साथ एसोसिएटेड थे। तो पीजेंट्स वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। तो क्या हुआ उस ईयर में, फूड प्राइसेस की जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और उस साल बैड हार्वेस्ट हुई। बैड हार्वेस्ट मतलब फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, और बेकार फसल की वजह से वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म फैल गया। पॉपुलिज्म का मतलब पॉवर्टी होता है, वहाँ पर लोगों में गरीबी फैल गई, साथ में उनको खाने की भी प्रॉब्लम होने लगी कंट्री में और टाउन में।
द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। तो 1848 ईयर की बात बता रहे हो कि वो ऐसा साल था जब ये सब प्रॉब्लम्स हुई, वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म और बैड हार्वेस्ट, फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। तो फूड की शॉर्टेजेस जो हुई उस वजह से वाइड स्प्रेड एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो पॉपुलेशन थी वो सब रोड पे आ गई पेरिस की। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। तो बैरिकेड्स लगा दिए गए रोड पर जिससे लोग रोड पर हंगामा ना करें, और लुइस फिलिप जो थे वो उनको फोर्स किया गया कि वो चले जाएं और छोड़कर भाग जाएं। तो वो फ्ली हो गए, यानी कि चले गए वहाँ से, वो छोड़कर भाग गए। आगे देखते हैं। A national assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work. National workshops to provide employment were set up. तो एक नेशनल असेंबली वहाँ पर एग्जिस्टेंस में आई, उसने प्रोक्लेम किया कि वो रिपब्लिक रहेगी, गणतंत्र रहेगी, और साथ में वो सफरेज सबको ग्रांट करेगी। सफरेज का मैंने बताया था, ऊपर भी मीनिंग आया था। सफरेज मतलब द राइट टू वोट टू ऑल। तो सफरेज ग्रांट करेगी एडल्ट मेल्स को जो 21 ईयर्स से अबव होंगे उन सबको, और गारंटी करेगी राइट टू वर्क, और उन सबको राइट टू वर्क की गारंटी देगी। साथ में जो नेशनल वर्कशॉप वो सेटअप करेंगी, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी, उनको सेटअप किया जाएगा जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them orders for finished textiles. तो अर्लियर 1845 में कुछ वीवर्स थे, सिलेशिया जगह का नाम है सिलेशिया में, जिन्होंने एक रिवोल्ट लेड किया था कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। जो कॉन्ट्रैक्टर उन्हें सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल्स, उनके अगेंस्ट उनको ऑर्डर देते थे कि वो टेक्सटाइल को अपनी फिनिश करें, उनके काम को फिनिश करें। लेकिन ड्रास्टिकली क्या हुआ, उन्होंने उनके पेमेंट्स को रिड्यूस कर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो वीवर्स थे सिलेशिया के उनके पेमेंट्स को रिड्यूस किया, और इसलिए वो उन्होंने रिवोल्ट का उनको एक रीज़न मिला और रिवोल्ट किया उन्होंने। द जर्नलिस्ट विल्हेम वोल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन अ सिलेशियन विलेज एज फॉलोज। तो एक जर्नलिस्ट थे हमारे, उनका नाम दिया हुआ है विल्हेम वोल्फ। उन्होंने जो सिलेशियन विलेज में इवेंट्स हुए उनको डिस्क्राइब किए गए। चलिए अब उनके इवेंट्स को पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने इस तरह से बताया इन लाइन्स में, इन दीज विलेजेस विद 18,000 इनहेबिटेंट्स। तो इन विलेजेस में, वीवर्स के विलेजेस में, इसमें 18,000 लोग रहते थे। कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। तो कॉटन को वीव करना सबसे ज़्यादा फैला हुआ ऑक्यूपेशन था, लोगों का काम करने का ज़रिया था। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज़ एक्सट्रीम। जो वर्कर्स की कंडीशन है वो बहुत एक्सट्रीम है, वो बहुत बेकार है। The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of the goods they order. तो क्योंकि बहुत से लोग एक साथ जॉब लेना चाहते थे, उन सब की डेस्परेट नीड थी, उन सबको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी, तो उसका एडवांटेज उठाते हुए एंड कॉन्ट्रैक्टर्स ने उन सबको कम प्राइसेस पे सबको ख़रीदा, सभी वीवर्स को, उन सबको बहुत कम जो है उनकी पेमेंट दी गई। तो इस वजह से उनमें एक रिवोल्ट की भावना जगी, उनको वो अपोज करना चाहते थे वीवर्स। नेक्स्ट लाइन्स में 4 June at 2 PM a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages. तो 4 जून की एक डेट थी, उस दिन 2 बजे के आसपास, दोपहर के 2 बजे, एक लार्ज क्राउड, वीवर्स का लार्ज क्राउड ने बाहर निकल के आया अपने घरों से, और वो मार्च करते हुए पेयर्स में गए मेंशन पे, कॉन्ट्रैक्टर्स के मेंशन पे, जहाँ पर उन्होंने हायर वेजेस की डिमांड की। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स ऑल्टरनेटिवली। तो उनको स्कॉर्न और थ्रेट्स दी गई थी ऑल्टरनेटिवली वीवर्स को। स्कॉर्न मतलब उनको उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उनको धमकियाँ दी गई, और थ्रेट्स मतलब उनको धमकियाँ दी गई। Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window, panes, furniture, porcelain. Another group, इसमें ये बता रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ, उनको जब धमकियाँ दी गई, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, तो उनका एक ग्रुप फोर्सफुली एक कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गया, उसकी एलिगेंट विंडो को तोड़ दिया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर की तो काफ़ी महंगी थी, पेन्स को तोड़ दिया, फर्नीचर को,
और स्पोर्कलिन एक टाइप का मटेरियल होता है, ये काफ़ी महंगा मटेरियल से होता है। इससे कुकवेयर्स बनाए जाते हैं और डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं। तो वो भी उन्होंने सब तोड़ दिया, सब ख़राब कर दिया। अनदर ग्रुप, एक दूसरा ग्रुप वीवर्स का ब्रोक हुआ स्टोर हाउस में। एक स्टोर हाउस में गया किसी उसी कॉन्ट्रैक्टर के, और प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ। तो वहाँ पर क्लाउथ्स थे काफ़ी, तो वहाँ पर उसने सब ख़राब कर दिया, तहस नहस कर दिया, और क्लॉथ्स को वो लेकर उठा के चले गए, मतलब काफ़ी कुछ ख़राब कर दिया उन कॉन्ट्रैक्टर के लिए। विच दे टोर टू श्रेड्स, तो उन्होंने उन सब क्लॉथ्स को फाड़ दिया श्रेड्स में, छोटे छोटे पीसेस में, और काट पीट के सब ख़राब करके तहस नहस करके वो चले गए वहाँ से। उन्होंने वहाँ का सब ख़राब कर दिया। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्टर फ्लैड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज। कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भाग निकला एक नेबरिंग विलेज में, जहाँ पर लोगों ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया शेल्टर देने से। वहाँ पर लोगों ने मना कर दिया उसे रखने से। इस तरह के इंसान को जो कि लोगों को नुकसान पहुँचाए, तो कॉन्ट्रैक्टर को लोगों ने मना कर दिया। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर, वो 24 घंटे के बाद वापस आया। हैविंग रिक्वेस्टेड द आर्मी, तो यह रिक्वेजेंट का मतलब है उसने रिक्वेस्ट की आर्मी के लिए कि उसको आर्मी दी जाए। तो आर्मी को लेकर वापस आया, और उसने एक्सचेंज में, क्योंकि उसका काफ़ी नुकसान कर चुके थे, उसने 11 व्यूवर्स को मरवा दिया, 11 व्यूवर्स वर शॉट। तो ये कंडीशन बताई गई है। अभी नेक्स्ट पार्ट है, हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग विथ पेशेंस।